राधे। जय श्री श्याम। एक बांझ औरत की रुला देने वाली और दिल को छूने वाली कहानी। मित्रों, आपको मैं एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो आपके दिल को छू जाएगी। ये कहानी एक ऐसी औरत की है जिसकी माँ उसे बचपन में ही छोड़कर चली गई थी और उसके पिता ने ही उसका पालन पोषण किया था। तो बंधुओं, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक विनती है कि जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। 14 साल की उम्र में ही जब खेलने कूदने की उम्र होती है तब रिश्ता हो गया। उस समय में सभी की लड़कियां 12-13 वर्ष में ही ब्याह दी जाती थी। शादी का मतलब भी पता नहीं होता था, बस ये सोचकर खुश होते थे कि नए नए कपड़े मिलेंगे। माँ तो थी नहीं, पर पिताजी ने ही बस तो थोड़ा बहुत घर का कामकाज सिखाया था, वही आता था। शादी का दिन भी आया और बस सारी रस्मों के बाद विदाई का वक्त भी आ गया। रोते रोते डोली में बैठकर ससुराल पहुंच गई। इतनी आलीशान हवेली देखकर मन ही मन बहुत खुश हुई। तभी सासू माँ की आवाज़ आई, जल्दी से कलश लाओ, बहू आ गई। और मैंने घूंघट की आड़ से अपनी सास को देखा। आंखों से एकदम सख्त मिजाज की लग रही थी। मुझे सच मानो थोड़ा डर भी गई थी। उन्हें देखकर सारी रस्में खत्म होते होते रात हो गई थी। बिस्तर पर लेटते ही नींद आ गई। सुबह सुबह नौकरानी ने आकर जगाया था कि रस्म है। वह बेचारी तैयार होकर रसोई में गई और खीर बनाई। सबने तारीफ भी की, पर सासू माँ ने कमी निकाल दी। साथ ही साथ हिदायत भी दी कि अब बचपन को छोड़कर कुछ काम काज सीख लो। 15 दिन बाद मेरे पति अमर को भी हॉस्टल जाना था, क्योंकि तब वह बीए का तैयारी कर रहे थे। अमर भी हॉस्टल चले गए और मैं अकेली रह गई। अपनी सास और ससुर के साथ पढ़ती, बीच बीच में अगर चिट्ठी लिखते थे, पर वह पहले सासू माँ के पास आती, बाद में मेरे पास आती थी। उम्र कम होने की वजह से इतना फर्क नहीं पड़ता था। मेरे अकेलेपन का साथी था आम का पेड़। हाँ, वही आम का पेड़ जो हवेली के पीछे आंगन में था। उस आम के पेड़ के नीचे एक कच्ची मिट्टी का कमरा भी बना था, पर वह पेड़ फल नहीं देता था, इसलिए सारे हवेली वाले उस पेड़ को बांझ कहते थे। पर मुझे न जाने क्यों उस पेड़ पर बहुत प्यार आता था। जब काम से निवृत्त होकर कुछ फुर्सत मिलती तो मैं उसी के पास जाकर बैठ जाती और उसे देखते हुए अपनी सारी थकान भूल जाती। 2 साल बीत गए और मैं 16 की हो गई। अमर की पढ़ाई भी पूरी हो चुकी थी। सासू माँ तैयारी में लगी हुई थी, खुद ही रसोई में जाकर सारा जायजा ले रही थी। मैं भी बहुत खुश थी, अब मुझे अकेले नहीं रहना पड़ेगा। 16 श्रृंगार के साथ मैं पूर्ण स्त्री की तरह महसूस कर रही थी। आज मांग का सिंदूर कुछ अलग ही था, लालिमा भी लिए हुए था। शायद वह लालिमा मेरे चेहरे पर भी दिख रही थी। तभी तो मेरी सास ने मुझसे कहा कि अपनी नज़र उतार ले, अमर आ गए हैं। हवेली की हलचल से पता चला था। मुझे खाने पीने से निवृत्त होकर सब आराम करने चले गए। अमर भी कमरे में आ गए थे और मैं बस शर्म से लाल हुई जा रही थी। तभी अमर ने मुझे तोहफा दिया। एक सुंदर लाल साड़ी मेरे हाथों में थमा दी और अमर का वापस आना ही मेरे लिए बड़ा तोहफा था। हमने ढेर सारी बातें की, जिनमें कुछ शिकायतें थी, कुछ प्यार था। समय बीतता गया और साल कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। अमर और मैं एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। एक दिन पता चला कि मेरे पिताजी बहुत बीमार हैं।
अमर मुझे लेकर तुरंत रवाना हो गए। पिताजी मुझे देखकर बहुत खुश हुए, जैसे वो मेरे लिए ही अपनी सांसों को रोके हुए थे, और वह मुझे अमर के हवाले करके इस दुनिया से चले गए। भीगी आंखों से अपने पिताजी को विदा किया। अब मेरा सब कुछ अमर और उसका परिवार ही था। समय गुजरता गया और अमर ने अपनी लॉयर की पढ़ाई पूरी कर ली और अब वो सरकारी वकील कहलाने लगी। पर भगवान ने मुझे अभी संतान सुख नहीं दिया था। अभी तो सासू माँ दबी जुबान में ही बोलती थी, पर धीरे धीरे उन्होंने अपना रुख खड़ा कर दिया। अमर बहुत व्यस्त रहती थी अपने अपने काम में, को वो मेरे पीछे सारा दिन पड़ी रहती थी। धीरे धीरे गांव में ये बात फैल गई कि हवेली की बहू बांझ है। तीर की तरह चुभता था ये शब्द, पर कुछ कह नहीं पाती थी, सिर्फ आंसुओं से दिल को हल्का करती थी। अमर मुझे दिलासा देते थे, पर लोगों का व्यवहार अंदर ही अंदर मुझे खोखला कर रहा था। अभी मेरी उम्र ही क्या थी, 19 साल, और लोगों ने मुझे बांझ बना दिया। बचपन से ही शरीर से दुबली पतली थी मैं, फिर माँ के मरने के बाद ठीक से पालन पोषण भी नहीं हो पाया। एक दिन अमर जब दोपहर को खाने पर घर आए तो सासू माँ ने फरमान सुना दिया कि हम अब दूसरी शादी करेंगे। उफ, इतना बड़ा धोखा अमर मुझे कैसे दे सकते हैं? मैं यही सोच रही थी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अमर बोले, बत्ती बुझा दो, मुझे सोना है। तो वह बोली, अमर मुझे कुछ बात करनी है आपसे। तो वह बोला, मैं थक गया हूँ धानी, मुझे सोने दो। अमर, क्या आप दूसरी शादी कर लेंगे? वह बोला, धानी मैंने कहा ना, मुझे सोने दो, मैं बहुत थक गया हूँ। तो मैं सब लोगों की चिक चिक सुनते सुनते उधर माँ की इधर तुम्हारी परेशान हो गया हूँ, मन करता है आत्महत्या कर लूँ। वह बोली, नहीं नहीं अमर, ऐसा मत कहिए। धानी ने अमर के मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, आपके अलावा कौन है मेरा? धानी करवट लेकर सारी रात आंसू बहाती रही, और जब सुबह उठी तो एक टूटी हुई औरत बनकर, जो मजबूर होकर हर चीज़ से समझौता कर लेती है। सारी रात यही सोचती रही कि शायद अमर ने भी मौन स्वीकृति दे दी कि शादी के लिए वह राजी हैं। उसकी माँ ने किस हद तक उसे मजबूर किया था ये तो अमर ही जानता था। वह अपनी पत्नी से कुछ न कह सका। दूसरी शादी के लिए 1 महीने के अंदर ही अमर की दूसरी शादी हो गई। अमर की पत्नी अमर की माँ की दूर की रिश्तेदार की बेटी थी। धानी, अपना सामान उस पीछे वाले कमरे में रख ले, आज से गेंदा इस कमरे में रहेगी। उसकी सास यह बोली कि आज से अमर के साथ गेंदा इस कमरे में रहेगी। तो वह बोली, अपने मन ही मन सोचने लगी कि कैसे छोड़ दूँ मैं ये कमरा? नहीं, ये कमरा मेरा है, जिसे जहाँ जाना है जाए। पर फिर ख्याल आया कि जो ब्याह कर इस घर में लाया है, जब वही मेरा नहीं है तो ये कमरा कैसे मेरा हो सकता है? ऐसा सोचते हुए आंखों में आंसू का सैलाब उमड़ पड़ा। सिंदूर की डिब्बी और कुछ कपड़े लेकर उस कच्ची मिट्टी के कमरे की तरफ बढ़ गई। सामान एक कोने में रखकर खिड़की पर बैठ गई और उस आम के पेड़ को देखते उसको निहारने लगी। इसे कुछ कम हो जाएगा, दुख किस्मत कहूँ या कुछ और, आज मेरी हालत भी इसी पेड़ की तरह हो गई है, अकेला बेसहारा। जैसे ही अभी तक अपने अस्तित्व को बचाने में सफल रहा है, क्या मैं इसकी तरह अड़िग और मजबूत रह सकूंगी, या फिर किसी कमजोर लता की तरह मुरझा जाऊंगी और अपना अस्तित्व खो दूंगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं मजबूत रहूंगी। जब बेजुबान पेड़ सबसे लड़ सकता है तो मैं क्यों नहीं? अपने विचारों की श्रृंखला से बाहर आते ही मैंने अपने मन को संभाला और हर स्थिति से लड़ने के लिए तैयार किया। दिन गुजरते गए और मैंने घर के कामों में अपने आप को व्यस्त कर लिया। अपनी कोठरी के आसपास खूब सारे पेड़ लगाए
और बाकी बचे हुए समय में उन पेड़ों की देखभाल करने लगी। साथ ही उस आम के पेड़ की देखभाल करती थी। गेंदा एक सुलझी हुई लड़की थी। वह जब भी मुझसे बात करने के लिए आती, मेरी सासू माँ उसे बहाने से बुला लेती थी। अमर अब पहले से ज़्यादा व्यस्त रहने लगे थे। वह मुझसे बात तो करते, पर एक पछतावा हमेशा उसकी आंखों में रहता था। शायद मेरी हालत देखकर उन्हें बुरा लगता था। गेंदा के दिन खुशी से गुजर रहे थे और मेरे दिन तो बस गुजर ही रहे थे। और देखते ही देखते वो दिन भी आ गया जब गेंदा ने खुशखबरी सुना दी कि वह माँ बनने वाली है। पूरे महल में त्योहार जैसा माहौल हो गया। सारे नौकरों में तोहफे बांटे जाने लगे। मैं भी खुश थी कि चलो घर में एक नया मेहमान आएगा। शायद मेरी जिंदगी का सूनापन अब खत्म हो जाएगा। गेंदा बहुत कमज़ोर थी और उम्र भी कम थी। उसे बहुत तकलीफ होती थी। अब तो सासू माँ का आदेश था कि उसकी सेवा अच्छे से की जाए, जिससे उसकी कमजोरी दूर हो सके। सारी देखभाल के बावजूद भी गेंदा का वजन कुछ खास नहीं बढ़ा। एक दिन चिंतित होते हुए मैंने अमर से कहा कि गेंदा को शहर के अच्छे डॉक्टर को दिखा दो, पर सासू माँ ने यह कहकर कि हमारे बच्चे भी तो घर पर ही पैदा हुए हैं, मना कर दिया। और अमर की आदत तो थी कि वे अपनी माँ के खिलाफ नहीं जा सकते थे। एक दिन गेंदा की तबीयत कुछ खराब होने लगी। उसकी सांस बहुत फूल रही थी। घबराकर मैंने गांव के वैद्य जी को बुलाया और वैद्य जी ने आकर दवाई दी और खून की कमी भी बताई। तब यह सब मैंने अमर को बताया तो सासू माँ ने मुझे गेंदा से दूर रहने का आदेश दिया, यह कहकर के बांझ की छाया भी नहीं पड़नी चाहिए गेंदा पर। खैर, मुझे तो गेंदा से दूर कर दिया और फिर मैं अपनी कोठरी में अकेली ही पड़ी रहती। सच बताऊं तो मैं भी अंदर ही अंदर डर गई थी कि सचमुच कहीं मेरी वजह से गेंदा को कुछ हो ना जाए। कुछ दिन बाद नौकरों का शोर सुनकर आंगन की तरफ दौड़ी तो पता लगा कि गेंदा का प्रसव का समय आ गया है और गांव की बूढ़ी औरत और दाई को बुलाया गया। पूरी हवेली में हलचल का माहौल था। मैंने अमर की तरफ देखा जो बहुत डरे हुए थे, तो मैं उनके पास गई और धैर्य बनाकर उनको बोली कि थोड़ी देर में ही बच्चे की किलकारी की आवाज़ आई। सभी की खुशी का ठिकाना नहीं था, पर तभी काकी ने आकर बताया कि कमजोरी और खून की कमी से हम गेंदा को नहीं बचा सके। बेटी को तो जन्म देते ही उसने अपनी सांस छोड़ दी थी और वह मर गई। इतने में ही सासू माँ विलाप करने लगी कि हाय, पोते का मुंह भी नहीं देख पाई, मेरा वंश अब आगे कैसे बढ़ेगा। लेकिन उस छोटी सी दुधमुई बच्ची को देखकर मेरा कलेजा तो मुंह को आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह मैं ही हूँ। जिनकी माँ नहीं होती वह बच्चे कुछ ज़्यादा ही समझदार होते हैं। शायद वह मुझे जरा भी परेशान नहीं करती थी, बस दूध पीते ही सो जाती थी। और सासू माँ का तो वही राग रहता कि लड़कियाँ से वंश आगे नहीं बढ़ता। अब शायद किसी को फर्क नहीं पड़ता था। अमर अब पहले से खुश रहने लगी थी। वह काम से लौटते ही पहले मेरे कमरे में आते और अपनी बेटी को खिलाते। मुझे भी अमर को खुश देखकर बहुत खुशी होती थी। साल बीत चुका था। गेंदा को गए हुए साल भर हो गया और उसकी बिटिया को आई हुई। हवेली में छोटी सी पूजा रखवाई गई। मैंने पंडित जी को आते हुई सासू माँ से प्रश्न किया कि वह जीते जी तो पोते का मुंह नहीं देख पाएंगी, और पंडित जी ने गृह शांति के लिए कुछ उपाय बताए हैं। सासू माँ चल दी पंडित जी को हवेली दिखाने और शुद्धि कराने। मेरी कोठरी के पास भी गईं। पंडित जी को वह बांझ पेड़ भी दिखाया। पेड़ देखते ही पंडित जी का मुंह बन गया और उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि इसी मनहूस पेड़ की वजह से आपके घर में बेटा नहीं आ रहा। जितनी जल्दी हो सके इसे कटवा दो। अब तो मेरे बर्दाश्त की हद भी हो चुकी थी और मैंने अमर की तरफ देखा, पर मुझे नहीं लग रहा था कि वह अपनी माँ को मना कर सकेंगे। और सासू माँ ने तुरंत नौकरों को बुलाया और कहा कि इस पेड़ को
जल्दी से जल्दी काट दो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, कैसे अपने सुख दुख के साथी को बचा सकूं। नौकर जैसे ही पेड़ को काटने लगे, मैं फुर्ती से भागकर उस पेड़ से लिपट गई और विनती करने लगी कि पेड़ को छोड़ दो। वह लोग कहाँ मान रहे थे। मैं रोती जा रही थी, किसी को तरस नहीं आ रहा था। तभी मुझे किसी ने धक्का दिया और मैं गिर गई और मेरा सिर किसी पत्थर से जा टकराया। सिर से खून की धार निकल रही थी। यह देखकर अमर से रहा नहीं गया और उन्होंने सबको वहाँ से हटा दिया और तुरंत मुझे अस्पताल ले गए और फिर मरहम पट्टी के बाद मुझे होश आया। डॉक्टर साहिबा अमर को कुछ समझा रही थी और सासू माँ भी वहीं थी। उनके चेहरे से झलक रहा था कि उन्हें अपने किए का अफसोस है। डॉक्टर, क्या अब हम इसे घर ले जा सकते हैं? अमर ने कहा। तो डॉक्टर ने कहा, ले जाओ, पर ध्यान रखना कि अब ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। ऐसी हालत में दोबारा, क्योंकि ऐसी हालत में गिरना ठीक नहीं। अमर ने घबराते हुए कहा कि ऐसी हालत में आखिर क्या हुआ है इसे? तो डॉक्टर ने कहा, क्या आपको नहीं पता कि यह माँ बनने वाली है? तो आपको इसका ख्याल अच्छे से रखना है। यह सुनकर किसी को भी यकीन नहीं हुआ। सब बस एक दूसरे का मुंह ही देख रहे थे। तो बिल्कुल भी मुझे भी यकीन नहीं हुआ यह सुनकर। सासू माँ की आंखों में पछतावे के आंसू थे और वह मेरे पास आकर मेरे सर पर हाथ रखकर यह कहने लगी कि मुझे माफ़ कर दो। और मैं मुस्कुराकर उनसे लिपट गई, जैसे ही मुझे मेरी माँ मिल गई हो। पूरे 9 महीने मेरी माँ ने मेरा ख्याल रखा और मैंने उस पेड़ का, आज मेरा प्रसव होने वाला था। सासू माँ मुझे तुरंत अस्पताल ले गईं, क्योंकि जो गलती उन्होंने गेंदा के साथ की थी वह अब ना हो सके। इतने में ही डॉक्टर साहब ने आवाज़ लगाई कि बधाई हो, आपको पोता हुआ है। सासू माँ यह खबर सुनकर बड़ी खुश हुई, लेकिन इस वजह से नहीं कि पोता हुआ है, बल्कि इस वजह से कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हवेली में खूब धूमधाम थी। सब खुश थे कि हमारा परिवार अब पूर्ण हो गया है बेटी और बेटा के आने से। और एक खुशी कहीं और भी पनप रही थी। अब उस आम के पेड़ में भी फल आ रहे थे। बंधुओं, शायद हम किसी भी चीज़ को पाने की जल्दी ही मचा देते हैं और ना मिलने पर चिंता भी कर बैठते हैं, पर जब तक समय नहीं आता है हमें वह चीज़ नहीं मिल सकती। हर चीज़ का एक समय होता है। अगर हमारे नसीब में कुछ है तो वो हमें मिल ही जाता है, देर से ही भले मगर मिलता ज़रूर है। जैसे उस पेड़ को फल और उस औरत को बच्चे का जन्म। इसलिए कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है। मित्रों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।